हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के टायर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपका 6 जुलाई 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें हम इंग्लिश जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना रह पाए और सारी ही चीज़ आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो पाए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक ज़रूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है। किसका? 45 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 45 का मतलब पता होना चाहिए। 45 का मतलब होता है टू मेक अ प्लेस स्ट्रोंगर, मतलब किसी प्लेस को स्ट्रोंग बनाना, मजबूत बनाना, उसे हम कहते हैं 45। जैसे राजा महाराजा जो होते थे वो अपने किले वगैरह को मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे, चारों तरफ से दीवारें लगा देते थे ताकि वो क्या हो, उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, महल की सुरक्षा करने के लिए उसको फोर्टिफाई किया जाता था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था। ठीक है, तो अब इसका सिनोनियम बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर 4 की इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्योर का मतलब होता है आप किसी चीज को सेव करना। सेव कैसे करोगे? जब आप उस प्लेस को स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो इसमें वो आप प्लेस को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, उसको सुरक्षित करना। ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब देखिए नकारना होता है। लूजन मतलब किसी चीज को आप लूज कर रहे हो, उस चीज को छोड़, मतलब वो चीज आपसे छूट रही है। और हार्म का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, तो 45 का जो सिनोनियम होगा वो सिक्योर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या था। सेकेंड क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा था। एंटोनियम पूछा था ओपीक का। ठीक है, ओपीक का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब जहां जिसमें आपको क्लियरली ना दिख सके, धुंधला सा दिखता है ना। जैसे मान लीजिए जब शीशे पे पानी होता है, मान लीजिए पानी पड़ा है, ठीक है, तो वहां पे धुंधला दिखेगा। जैसे पेपर है, पेपर के आप आर पार क्या क्लियरली देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, तो उसको हम कहते हैं ओपेक, मतलब नॉट क्लियर। तो डल, डल का मतलब तो वैसे भी डल जो होता है वो चीज़ होती है हमारी नॉट क्लियर में भी आ जाती है एक तरीके से। डल बेकार, डल मतलब होता है बेकार। ठीक है, फ्रॉस्टी मतलब जमा हुआ होता है। हैजी का मतलब भी धुंधला होता है, जो मतलब आपको कोई चीज़ साफ नहीं दिख रही हो तो उससे कहते हैं हैजी। ओके, तो हमें यहाँ पे ओपेक का एंटोनियम बताना है। तो ओपेक का एंटोनियम हो जाएगा क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ, जहाँ से आपको पूरा अच्छे से दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे, उसे हम कहते हैं क्लियर। तो ओपेक का एंटोनियम हो जाएगा क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। कौन से सेगमेंट में एरर है ये पता करनी है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार will depend to the willingness of buyers to pay more for it। तो थोड़ा सा इसका मतलब समझिए पहले। देखिए क्या है द लॉन्च। लॉन्च किसका लॉन्च? स्मॉल इलेक्ट्रिक कार का जो लॉन्च है, जैसे मोबाइल लॉन्च होता है, कार्स लॉन्च होती है, कुछ भी लॉन्च होता है, ठीक है, उसका जो लॉन्च है विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? विलिंगनेस ऑफ बायर्स की, मतलब जो खरीदार हैं उनकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा पर डिपेंड करेगा। टू पे मोर फॉर इट, कि वो इसके लिए कितना ज़्यादा पे करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा इसका लॉन्च। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एरर है। अगर आपको, आपने प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, वर्ब वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप ये गलती इजीली पहचान सकते हो। यहाँ पे आपको वर्ड दिखा है डिपेंड। आपको पता होना चाहिए कि डिपेंड अपने साथ कभी भी टू नहीं लेता है। डिपेंड ऑलवेज अपने साथ प्रेपोजिशन में ऑन लेता है। तो मिल गई ना एरर। आपको सेंटेंस को ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर डिपेंड लगा है, वर्ब है हमारी, डिपेंड अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेता है, तो आपको यही मिस्टेक मिल जाएगी। ये हमारा जो ये मिस्टेक है ये टू में है। इट मीन्स हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा? विल डिपेंड, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब एरर जो है वो डिपेंड वाले पार्ट में है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो थोड़े से आपको प्रेपोजिशन को अच्छे से करना होगा।
फोर्थ क्वेश्चन में हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखिए बोर्ड सही है बिल्कुल, ब्लिस की स्पेलिंग सही है, बेटर की स्पेलिंग भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है बिहेव, इसकी स्पेलिंग गलत है। बिहेव की स्पेलिंग में आई नहीं आता है। सिंपल आप इस तरीके से बिहेव लिखते हो, बिहेव मतलब व्यवहार आपका, तो उसमें आई नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग गलत थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है पैसिव फॉर्म बतानी है किसकी, द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज। तो देखिए टुक आउट ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इसमें वर्ब के बाद preposition का यूज हो गया है। उसके बाद तो हमें क्या लगाना होगा, एक तरीके से वर्ब का काम करे तो हमारा जो पैसिव फॉर्म के लिए ऑब्जेक्ट है वो है द डेड पैरेट। तो द डेड पैरेट को हम स्टार्टिंग में रख लेंगे। ओके, अब टुक जो है वो सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट में सेंटेंस है। पास्ट के लिए वॉज या वर का यूज करोगे, तो द डेड पैरेट वॉज। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हमारे यहीं पे खत्म हो गए। वॉज है, इसमें भी वॉज है। अब ये वॉज टेकिंग है, यहाँ पर टेकन है। तो पैसिव फॉर्म में ऑलवेज वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रखी जाती है, चाहे आपका सेंटेंस कुछ भी हो, आपको वर्ब हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। इट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन भी कट, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सेकेंड ऑप्शन बचा, और इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। द डेड पैरेट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, सिनोनियम बताना है एंथ्रॉल का। अब एंथ्रॉल का मतलब क्या होता है, एंथ्रॉल का मतलब होता है अट्रैक्टिव, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, उसको देख के, मतलब वो एक तरीके से मैग्नेटिक का काम कर रही है। जैसे मैग्नेट्स को देख के लोहा क्या होता है, मैग्नेट पे एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। तो कोई चीज़ देखते ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करी कि भाई आपका मन वहाँ से हटा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप उसी में ही डूब के रह गए, ऐसी चीज़ को कहते हैं एंथ्रॉल। ठीक है, तो रिपेल तो दूर भागना होता है, रिपेल नहीं होने वाला है। डिस्गस्ट मतलब गंदा, बिल्कुल ये नहीं होगा। फ्री का मतलब तो होता है खुला छुड़ा होना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। मैस्मराइज इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैस्मराइज मतलब ऐसी चीज़ जो आप भूले से भी ना भूल पाओ, मतलब वो आपके दिमाग में इस तरीके से बस गई है, इस तरीके से मैस्मराइज हो गई है कि आप उसे भूल ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, बहुत अच्छी लगने वाली चीज़ों को आप नहीं भूलते हो। तो एंथ्रॉल का जो सिनोनियम हो जाएगा वो मैस्मराइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए वोकैबलरी दिख रहा है कि आपको वोकैबलरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत मदद करेगा। फिलअप्स जो आते हैं उसमें भी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरा वोकैबलरी का सेक्शन बिल्कुल देखना ना भूलें, वहाँ से आपको बहुत सारे वर्ड जो हैं वो क्लियर होंगे। सेवन क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको एक ईडियम दी गई है जो हमारे पास क्या है, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। इस ईडियम का मीन्स बताना है। तो देखिए ईडियम आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ईडियम का कोई और तरीका नहीं है कि आप तुक्का मार लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तरीके से अर्थ के चारों कोनों का मतलब क्या हुआ, पूरी अर्थ के बारे में बात हो रही है, अर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि अंडरलाइन सेगमेंट के लिए भाई क्या ऑप्शन इसमें से हो सकता है। क्या इस अंडरलाइन सेगमेंट में कोई एरर है, और नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ें, देखिए क्या है, शी हैज़ बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर अ ईयर। वो इस नोवेल को 1 साल से लिख रही है। इट मीन्स अभी उसका काम फिनिश नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, लिख ही रही है वो 1 साल से इस नोवेल को। बट, लेकिन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है बात क्या, कि बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट, लेकिन वो अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाई है। तो येट का मतलब यहाँ पर क्या आया है, येट मीन्स होता है अब तक भी वो इसे पूरा नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल ध्यान रखना कि येट का जो यूज होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको हमेशा येट का यूज करना है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिड नॉट, ये तो पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है। इट मीन्स ये डिड नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, शी हैज नॉट लगेगा। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा बिकॉज इसमें फिनिश है, जबकि
परफेक्ट टेंस में वर्ब कैसी आती है, थर्ड आती है। तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, शी हैज नॉट फिनिश्ड इट। ठीक है, तो छोटा सा ही रूल था कि ये जो है वो आपका लगता है ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। आपको फिल करना है कि भाई इस फिलअप में क्या आने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अदाली खाल इज सच अ डैश विलेज। तो एक विलेज का नाम बताया है, अदाली खाल एक इस तरीके का विलेज है। भाई किस तरीके का अभी पता नहीं है, ड्रीमिंग, रिमोट, लॉस्ट या लोनसम, नहीं पता किस तरीके का विलेज है। गढ़वाल में एक विलेज है ऐसा, दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। गढ़वाल में एक अदाली खाल ऐसा विलेज है जहां ना के बराबर, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, टूरिस्ट वहां पे पहुंचते हैं। तो बिल्कुल वहां पे टूरिस्ट जाते ही नहीं है। तो भाई वो कैसा विलेज होगा, ड्रीमिंग, सपने वाला विलेज तो होगा नहीं, क्योंकि सपनों वाला विलेज होगा तो भाई वहां तो घूमना पसंद करेंगे लोग, तो ड्रीमिंग तो नहीं होगा। लॉस्ट का मतलब तो खोना होता है, ये नहीं होगा। अब दो वर्ड है जो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, रिमोट और लोनसम। ठीक है, देखिए लोनसम का मतलब भी होता है लोनली, मतलब अकेला बिल्कुल। तो एकदम वो विलेज जो है वो लोनली जैसा है। तो यहाँ पे लोनसम जो यूज़ होता है ना, वो फीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये विलेज है तो ये यहाँ पे डिस्टेंट की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक तरीके से डिस्टेंट की बात हो रही है। लेकिन लोनसम, जैसे लोनसम पर्सन आप यूज़ कर सकते हो, लोनसम पोएट यूज़ हो सकता है। तो ये एक फीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है लोनसम। ठीक है, रिमोट का मतलब भी यही होता है, अकेला, एकांत। लेकिन रिमोट का जो यूज होता है वो डिस्टेंट के पर्पस से इसका यूज होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि हमें लोनसम का यूज़ नहीं करना है, रिमोट का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि लोनसम जो है वो किसी पर्सन की फीलिंग को शो करता है, ना कि किसी विलेज या फिर किसी प्लेस के बारे में। अगर आपको प्लेस के लिए यूज़ करना होगा तो आप रिमोट का यूज़ करोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। 10 क्वेश्चन में फिर से एक ईडियम दे दी गई है। ईडियम हमारे पास देखिए क्या है, द क्रक्स ऑफ द मैटर। वन सेकेंड, देखिए हमारे पास एक ईडियम है, द क्रक्स ऑफ द मैटर। इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका क्रक्स मतलब किसी मैटर का बहुत ही बुरा, एकदम क्रिटिकल सी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर। इट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, द क्रिटिकल पॉइंट इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन में, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है। भाई किसकी स्पेलिंग गलत है, इनइक्वालिटी, इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस या फिर इनएफिशिएंट। तो देखिए मैं एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको देखने में सारी स्पेलिंग सही लग रही हो तो खुद से लिख के देख लें, क्योंकि लिखने से स्पेलिंग्स जो हैं वो एकदम पता चल जाते हैं कौन सी गलत है। ओके, यहाँ पे हमें देखने में ऐसा लग रहा है ना सारी सही है, लेकिन अगर आप इनएफिशिएंट को देखो तो इनएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, इनएफिशिएंट, यहाँ पे आई भी आता है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे इस वर्ड में आई का यूज़ नहीं किया, इट मीन्स ये स्पेलिंग गलत है। तो 11th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे हमारे पास 12 क्वेश्चन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है, आर रैबिट्स डुएलिंग। डुएलिंग का मतलब होता है जहाँ रैबिट रहता है। कहाँ रहता है, लेयर, ब्यूरो, स्टाई या डेन। डेन में तो शेर रहता है। ओके, तो रैबिट जो रहता है वो ब्यूरो में रहता है। रैबिट के रहने की जगह को क्या कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ये बहुत बार रिपीट हो गया है, पहले भी एसएससी ने इसको बहुत बार पूछ लिया है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी एक साउंड जिसे आप सुन नहीं सकते हो, तो जिसे सुना नहीं जा सकता वो क्या होगा, इनऑडिबल होगा। क्योंकि ऑडिबल चीज़ों को सुन सकते हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। 14 क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है, एंटोनियम बताना है डिनाउंस का। तो डिनाउंस का आपको एंटोनियम बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए विलिफाई, अपलॉड, ब्लेम या क्रिटिसाइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपलॉड हो जाएगा। अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और डिनाउंस का मतलब होता है देखिए किसी की उपेक्षा करना, मतलब आप उसको क्या करो, डिसमोटिवेट करो, डीमोटिवेट करो, सॉरी। एक होता है एनकरेज करना, एक होता है डीमोटिवेट करना। तो किसी को डीमोटिवेट करने को डिनाउंस कहते हैं। अपलॉड मतलब उसकी आप तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, उसकी वाहवाही कर रहे हो। तो अपलॉड हो जाएगा इसका एंटोनियम।
15 क्वेश्चन में देखिए ग्रामेटिकल एरर पहचानने की भी कौन से सेगमेंट में होगी एरर। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। ठीक है, बात किसकी हो रही है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो मेड हॉस्पिटल के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स यानी एक है या बहुत सारे हैं, बहुत सारों की बात हो रही है। ठीक है, मेड हॉस्पिटल आपका कोई एमईडी हॉस्पिटल है एक, उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो एग्री हुए हैं कि वो बेचेंगे अपने बिजनेस को पाल हॉस्पिटल को। तो प्रमोटर्स यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो भी तो प्लूरल ही होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हैज़ नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पर, हैव आएगा। तो आपको पकड़ में आ गई एरर क्या है, तो हमारे पास कौन से ऑप्शन में हैज़ आया है, फोर्थ ऑप्शन में। तो यही हमारे पास इसी सेगमेंट में जो है क्वेश्चन की एरर है। तो देखिए एरर बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन हमारे नज़रों से वो हट जाती हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो एरर आप इजीली पहचान सकते हो। 16 क्वेश्चन में आपके पास जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हैं। ओके, आप जम्बल्ड सेंटेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस सेंटेंस में मैं आपने पहले ही बोला कि मैंने जम्बल सेंटेंस आपको करना सिखा दिया है, आपको अब खुद करना सीखना है। ओके, तो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर है बी डी ए सी। इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। आइए बढ़ते हैं हम अपनी 17 क्वेश्चन की तरफ। अगर देखिए किसी को जम्बल्ड सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से आपको एक बार और समझा दूंगी। ओके, अगला हमारे पास 17 क्वेश्चन है, शी वॉज डैश टू हैव वर्कड विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट। रिनाउंड का मतलब देखिए क्या होता है, जो फेमस होते हैं। रिनाउंड मतलब जो फेमस साइंटिस्ट है, उसको फेमस साइंटिस्ट के साथ, वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। शी वॉज क्या है वो, फॉर्चुनेट है, फेवरेबल है, एफ्लुएंट है या चार्म्ड है। फेवरेबल का मतलब देखिए पक्ष में होता है, तो वो पक्ष में तो होगी नहीं, ये तो नहीं होने वाला। एफ्लुएंट का मतलब जो आपको प्रभावित करता हो, तो इसमें क्या प्रभावित करने वाली कोई बात नहीं है। चार्म्ड मतलब हैप्पी होता है, तो शी वॉज चार्म्ड, उसे खुशी होगी, उसे खुशी नहीं होगी, वो किस्मत वाली है। शी वॉज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है किस्मत वाला, तो वो बहुत किस्मत वाली है कि उसे वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। तो इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेट आएगा। 18 क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है। सेंटेंस है आपके पास, भोला सेड टू हिज मदर वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। तो भोला ने अपनी मदर से कुछ पूछा है, तो सेड टू की जगह आपकी को क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें कुछ नहीं लगाना है बिकॉज हमारा सेंटेंस WH से स्टार्ट है। ओके, तो वाई को वाई ही रखना है, तो हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब y के बाद हमारे पास क्या है, दिस चारकोल हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको आगे लेके आना पड़ेगा, तो दिस का दैट हो जाता है, दैट चारकोल। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले दोनों ऑप्शंस भी कट हो गए, यानी क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज पहले लगा दिया, यहाँ पे दिस चारकोल लगाया, जबकि हमारा इज तो बाद में चेंज होके वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सेंटेंस को हमें प्रेजेंट से पास्ट में बनाना है। ठीक है, और दिस को चेंज करना है दैट में। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। ये इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगी। आगे देखिए 19 क्वेश्चन में फिर से हमारे पास जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। ओके, 19 क्वेश्चन का फिर से आपके पास देखिए ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इस वाले सेंटेंस को चलिए आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री, मतलब यहाँ पे एक एप्पल ट्री की बात हो रही है, तो मे बी ये पहले आ सकता है द अडल्ट ऑल्सो। अब ये ऑल्सो आ गया तो ऑल्सो वाला सेंटेंस तो पहले लगेगा नहीं, क्योंकि आपने पहले कुछ और बात कही होगी तब आप ऑल्सो की बात करोगे। ठीक है, और दे यानी जो प्रोनाउंस से सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो पहले नहीं आते। ठीक है, और उसमें लास्ट सेंटेंस में क्या दिया, देखिए चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री,
तो ट्री की बात हो गई। इसका मतलब पहले हमें उस ट्री के बारे में बताना है जिसके बारे में यहाँ सारी में बात चल रही है। तो उस ट्री के बारे में सिर्फ ए ऑप्शन में बात कही गई है कि एक ओल्ड एप्पल का ट्री था एक पूरे विलेज के सेंटर में। इट मीन्स देखिए ए ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग में आएगा। अब देखिए ए ऑप्शन स्टार्टिंग में आएगा तो हमें इन दोनों को कट कर देना है पहले ही। अब हमें ये चेक करना है कि ए के बाद डी आना है या ए के बाद सी आना है। अगर ये पता चल गया तो वहीं आप अपना आंसर लगाइए और अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। तो हम दोनों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सी वाले सेंटेंस में देखिए क्या बोला है, दे रिमेंबर्ड दैट, मतलब उनको याद था। अब किनको याद था पहले उनके बारे में तो बताओ कि यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है। तो ए के बाद पहले डी आएगा क्योंकि इसमें ऑल्सो है। ऑल्सो का मतलब ये सेंटेंस बाद में यूज होगा। चिल्ड्रन को उस ट्री के चारों तरफ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और जो एडल्ट से वो भी उसकी छाया में बैठते थे। एडल्ट्स भी, तो एडल्ट्स भी का मतलब पहले आप चिल्ड्रन का बता रहे हो फिर एडल्ट्स भी वहाँ बैठते थे। फिर सी आएगा लास्ट में कि उनको याद था कि दे टू हैड प्लेड, कि वो उस ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा खेलते थे जब वो यंग थे, जब वो छोटे थे। तो आपका ए के बाद जो है वो डी ऑप्शन आएगा, इसलिए आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये यही वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है। अब हमारे पास अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं। दे डिस्यूडेड मी ऑफ विजिटिंग द वॉर मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। ठीक है, डिस्यूडेड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, मतलब वो क्या कर रहे थे, मुझे वॉर मेमोरियल में विजिट करने से रोक रहे थे, लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू सी इट, आई रियली मतलब मैं उसे सच में मैं उसे देखना चाहता था। तो अब यहाँ पे एक बार याद रखना, जो डिस्यूडेड है वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा फ्रॉम लेता है। अगर आपको ये वाली बात पता है ना तो आप इन सेंटेंसेस को इजीली कट कर लोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। तो आपको प्रेपोजिशन जो है वो अच्छे से पढ़नी है कि भाई कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आना है, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन आ गया। देखिए हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है अगर आप ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं तो। फर्स्ट हमारा क्या है, चाइना इज़ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। पोर्क मतलब होता है जो पिग होते हैं ना, पिग के मीट को पोर्क कहा जाता है। तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, इसका मतलब चाइना जो है वो सबसे बड़ा पोर्क का प्रोड्यूसर है। बट लेकिन इट डैश अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे उसने क्या, एट द मोमेंट, लेकिन उस समय उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या करनी पड़ी। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है फेस, फेस्ड, वॉज फेसिंग या फिर इज फेसिंग। तो देखिए वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब है तभी की बात चल रही है, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही कि अभी उसको इसी मोमेंट पे, यानी आपको पास्ट में यूज नहीं करना सेंटेंस। ठीक है, तो आपको फेस्ड नहीं लगाना, वॉज फेसिंग नहीं लगाना। फेस तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल के लिए फेस लगा होता है, तो आपको क्या लगाना होगा, इज फेसिंग आएगा कि चाइना जो है वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रही है इस टाइम पे। अब क्या फेस कर रही है आगे पढ़ लेते हैं। देयर इज एन एपिडेमिक डैश। एपिडेमिक का मतलब है एक महामारी, मतलब कुछ डिसीज वगैरह हो गई है। एपिडेमिक डैश इज किलिंग इट्स पिग, मतलब वहाँ पे एक महामारी हो गई है जिसकी वजह से पिग्स जो है वो मर रही हैं, जो पिग को मार रहा है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कनेक्टर यूज करना है, यानी हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। हु है, वॉट है, विच है और हुम है हमारे पास ऑप्शंस में। ठीक है, तो देखिए हु का यूज़ होता है पर्सन के लिए, यहाँ पे तो पिक्स की बात चल रही है तो हु नहीं आने वाला है। वॉट हमारा नहीं लगता है, कनेक्टर के लिए यूज़ नहीं होता। और हुम हमारा लगता है जब हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, विच का यूज़ हो जाएगा। विच का यूज़ हम नॉन लिविंग के लिए या फिर एनिमल्स वगैरह के लिए, नॉन पर्सन के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस में आगे क्या है। द वायरस वॉज फर्स्ट डैश इन अगस्त लास्ट ईयर। जो वायरस है उसको अगस्त में लास्ट ईयर डिस्कवर किया गया, सर्च किया गया, लर्न किया या इन्वेंट किया गया। तो देखिए वायरस जो है वो लास्ट ईयर डिस्कवर्ड किया गया, यानी लास्ट ईयर वायरस पाया गया था, मतलब अगस्त में उसको देखा गया था।
बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ, लेकिन अब तक 1 मिलियन पिग जो है वो मर चुके हैं। ये पता चल गया था कि जो वायरस है वो अगस्त में आ गया था, लेकिन अब तक 1 मिलियन पिग जो है वो मर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन उसमें कॉम्प्रिहेंशन में। इट इज़ अ डैश वायरस, ये कैसा वायरस है। एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट इट डाइज, भाई ये एक ऐसा वायरस है, कैसा है, डेडली है, वायलेंट है, ब्लडी है या फिर क्रूल है, जिसकी वजह से जब पिग इस पे मतलब इसके संपर्क में आते हैं, पिग इसे कैच करते हैं इस वायरस को, तो वो मर जाते हैं। इसका मतलब खतरनाक वायरस है ना, बहुत बड़ा डेडली वायरस है। वायलेंट नहीं होगा, वायलेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधी, ठीक है, गुस्से वाला वायरस नहीं होता, ओके। तो ये कैसा वायरस है, डेडली, मतलब जिससे मरना ही मरना है, ऐसा वायरस है ये, बिल्कुल डेडली है कि आप इसमें क्या होगे, मरोगे ही मरोगे, कोई चांसेस नहीं है आपके जिंदा रहने के। तो डेडली वायरस है। आगे देखते हैं। China thinks that 1/3 of dash pigs are going to die by the end of this year. चाइना को लगता है कि इस साल के एंड में लगभग 1/3 ऑफ पिग्स, मतलब उनके जो 1/3 पिग्स हैं, किनके 1/3 ऑफ, किनके, उनके उनके किनके, चाइना के। तो चाइना के लिए देयर्स नहीं आना, हिज और हर्स तो नहीं आना, ये तो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर, इट्स लगाना होगा। इट्स पिग्स मतलब उसके पिग जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना है, जो कि क्या है, इट्स है। तो कॉम्प्रिहेंशन फिनिश हो गया। इसी के साथ साथ हमारा आज का पेपर भी यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से रोज़ वीडियोज़ देखिए, आपको करंट अफेयर्स के वीडियोज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंग्लिश के कराए जा रहे हैं, इंग्लिश वोकैबलरी के कराए जा रहे हैं। तो सभी वीडियोज़ को देखें एंड उन्हीं वीडियो से आप फ़ायदा उठाएं, अच्छे से उठाएं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे होम एंड बी सेफ।